मुकुल की उपेक्षा से कामिनी समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसने अपनी दोस्त नीलम से इसका जिक्र किया। उसके मन ने किसी तीसरे के होने का संशय जताया, लेकिन उसे अभी भी किसी बात का समाधान नहीं मिला है। बैचेन कामिनी सोसाइटी में घूमते टहलते अपना मन बहलाती है। वहीं उसकी मुलाकात अरोरा अंकल आंटी से होती है, जो इस उम्र में भी एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। वहीं कामिनी की परेशानी नीलम को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। रात का समय है। सी 155 नंबर के बंगले में पूर्व की ओर स्थित बेडरूम में नीलम और राकेश सोए हुए हैं। उम्र जवानी का दामन छुड़ा कर प्रौढ़ावस्था की ओर भागती हुई, और मन कभी जीवन को पूरी तरह से जी लेने की ख्वाहिश तो कभी उम्र को स्वीकार कर उसका वर्चस्व अपने ऊपर मानकर शिकस्त स्वीकार करने के बीच पेंडुलम सा डोलता हुआ। इस पेंडुलम का धागा भले ही एक हो, पर उसके सिरे पर इतो डोलते दो जीवन हैं, जो नहीं जानते कि एक कहे जाने वाले इस रिश्ते में वो दोनों अलग अलग आयामों को मापने के सफर पर वक्त के साथ तेजी से फिसलते जा रहे हैं। नीलम उम्र 47 वर्ष, कॉलेज में हिंदी विषय की सीनियर प्रोफेसर, लंबा कद, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और कभी अपने स्टाइल के लिए कॉलेज में जानी जाने वाली आजकल। पढ़ा, स्वरा हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, और यही वजह थी कि मैं उस रिश्ते में बनी रही। मैं स्वार्थी हो गई थी। अपने बेटे के लिए, उसकी पढ़ाई, उसका लक्ष्य, वही मेरी प्राथमिकता था। वह कुछ पल के लिए चुप हुई, फिर बोली, और सच कहूं, मेरे पति भी अपने स्वार्थ के कारण ही उस रिश्ते में बने रहे, क्योंकि समाज में पत्नी की जगह किसी दूसरी औरत को कभी नहीं मिलती। अर्चना ने पूछा, आपके पति क्या करते हैं? एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर हैं। स्वरा के चेहरे पर हल्की कड़वाहट उभर आई। पद बहुत ऊंचा है, लेकिन सोच बेहद छोटी। अर्चना ने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी काउंसलर से बात की थी? लेकिन अकेले पति की कंपनी के ही काउंसलर से? स्वरा हल्का सा हंस पड़ी। वह भी एक स्त्री ही थी, लेकिन उसने मुझे समझाया, इतने साल निभा लिया है तो कुछ साल और निभा लो। अर्चना ने धीमे स्वर में कहा, शायद उस पर कोई दबाव रहा होगा। स्वरा की आवाज अचानक दृढ़ हो गई। लेकिन मैं क्यों निभाऊं कुछ साल और? मेरे पैरों में जो जंजीर थी, मेरे बेटे की जिम्मेदारी, वह अब खुल चुकी है। अब मैं आजाद हूं, और अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूं। अर्चना कुछ पल तक उसे देखती रही। आपके बेटे को पता है? हाँ, और मुझे यकीन है कि वह मुझे आजाद देखकर खुश होगा। कुछ महीनों बाद स्वरा को तलाक मिल गया, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब भी वो कहीं जाती, लोगों की बातें उसका पीछा करती। इतने साल बाद तलाक, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? आजकल की औरतों में एडजस्टमेंट ही नहीं है। कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं? अब अकेले कैसे जिंदगी गुजरेगी? अजीब बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर बातें औरतें ही करती थी। स्वरा हर बार चुप रह जाती। कभी कभी उसे लगता, एक स्त्री दूसरी स्त्री की पीड़ा क्यों नहीं समझ पाती? किसी से कहना आसान होता है, रिश्ता छोड़ दो, और यह कहना भी आसान होता है, थोड़ा और निभा लो। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं सिया से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे?
तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है एल, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को एल। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था एल, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ एल, इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से एल, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी एल। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था एल, और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी एल, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता एल। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी एल, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी एल। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए एल। उसके लिए गाना मुश्किल हो रहा था, आवाज कुछ परिचित सी लगी। उसने आवाज की दिशा में कान लगा दिए। अरे ये तो पति पत्नी और वो फिल्म देख रहे हैं। मन में फिर एक बार पति पत्नी और वो में विद्या सिन्हा और संजीव कुमार की दिलकश अदाकारी याद आ गई। लड़की साइकिल वाली याद करते हुए उसे याद आया कि जब संजीव कुमार का रंजीता के साथ अफेयर चल रहा था तो वो अपनी पत्नी से भी कितना प्यार करने लगा था। ये उसका गिल्ट था या राकेश का भी प्यार आजकल बढ़ता ही जा रहा है। उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी मलाइका की न्यूड जिम सूट की तस्वीर को कितनी देर तक घूरते रहा था। ऐसा पहले तो नहीं करता था। कहीं राकेश, उसने अपने विचारों को परे झटका पर मन अनमना सा हो गया। चाय बनाने के बाद भी मन में अंकुरित वो नन्हा सा बीज अपने कोमल पल्लव खोलकर आकार बढ़ाने लगा। वो चाय का कप लेकर बालकनी में चली आई। आंख मलकर उठे नन्हे बच्चों समान चींची करते पक्षियों का कलरव उसे भला प्रतीत हुए। उगते सूर्य की गुनगुनी धूप संपूर्ण धरा को सिंदूरी रंग में रंग रही थी। क्या उम्र होगी सूर्य की, धरा की, पर उसका प्रेम आज भी हर सुबह अपनी प्रेमिका का श्रृंगार करने से नहीं चूकता, बिना रुके बिना थके। सुबह के इस स्वर्णिम रूप पर लिखी न जाने कितनी कविताएं उसके जहन में ताजा हो गईं। कुछ पंक्तियां मन में कुलबुलाने लगी। यूं वो कोई लेखिका नहीं है, पर कभी कभी भाव शब्दों के वस्त्र पहनकर जैसे खुद ब खुद कागज पर उतर जाते। बगल के कमरे से एक पेन उठाकर लाई और आज के अखबार को खोलकर तमाम राजनैतिक, हत्या और धोखे की श्याम खबरों के बीच वो लाल रंग के पेन से पंक्तियां उकेरने लगी। वो आगे कुछ लिख पाती कि तभी राकेश वहां आ गया। उसने जोर जोर से कविता पढ़ना शुरू किया। लो भोर उठी अलसाई सी, लो भोर उठी अलसाई सी, कहकर उसने उसके हाथ से कलम छीन लिया और उसे अपनी दोनों बाहों में उठा लिया और बोला, लो मैंने अपनी भोर को उठा लिया है, पर तुम तो आज देर तक सोने वाले थे। उसने राकेश की तेज धड़कनों को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा। जिसके पास तुम्हारे जैसा सोना हो वो सोकर अनमोल जीवन के पलों को क्यों खराब करे। राकेश की धड़कनें कुछ और तेज हो चली। क्या नए नवेले जैसी बात कर रहे हो? हमारी शादी हुए पूरे 27 साल हो गए हैं जनाब। नाना बनने का समय आ गया है अब भी। अब उतारो मुझे, उसने थोड़ा सिमटते हुए कहा। उम्र क्या है, एक नंबर है जाने मन। अभी तो सिर्फ 27 साल ही हुए हैं, नंबर को उल्टा कर दो तो हम तो 72 साल बाद भी ऐसे ही प्यार करेंगे।
वो कहते हैं, न शराब और औरत जितनी पुरानी हो, नशा उतना ही गहरा चढ़ता है। फिर तुम तो नीलम हो, बेशकीमती नीलम जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ने दूंगा। कहते हुए वो उसे बेडरूम की ओर ले चला। बिस्तर पर धीरे से किसी कीमती सामान की तरह उसे उतार कर वो उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। उसकी गर्म सांसों का तेज झोंका नीलम की सांसों में समाने लगा। आज नहीं, आज नहीं, कहते हुए नीलम ने मुंह फेर लिया। क्यों आज, क्यों नहीं? आज तो संडे है, राकेश ने बहुत प्यार से पूछा। वो आज मेरा व्रत है, उसने हकलाते हुए कहा। अचानक से खुद को बचाने का एक यही बहाना उसे समझ आया। आज संडे को कौन सा व्रत है? और तुम कब से इन व्रतों के चक्कर में पड़ गई? वो श्यामा ने बताया है, रविवार यानी सूरज देव का दिन, इस दिन व्रत करने से सूर्य के समान नाती होगा। उसने अपने झूठ को बचाने के लिए एक और झूठ गढ़ा। श्यामा हमारे यहाँ सफाई बर्तन करती है। वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, प्रोफेसर हो। ऐसे अंधविश्वास मानोगी? तुमने तो इला के समय में भी कोई व्रत नहीं किया था। फिर अब? राकेश ने झुंझुलाते हुए कहा। उसकी पकड़ नीलम के कंधों से कुछ ढीली हो चली। कुछ भी हो, व्रत और भगवान के मार्ग में न आने के कारण अपनी कामनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करने लगा। बहुत धार्मिक तो वो नहीं था, पर अपनी माँ को बचपन से तमाम व्रत उपवास करते देखा था। ये मत छूना, उस आसन पर मत बैठना, रसोई में अपने हाथ से उठाकर कुछ मत खाना का अनुशासन माँ के उस लोग जाने के वर्षों बाद भी स्मृतियों के रूप में अवचेतन में जीवित था। जब नीलम जीवन में आई तो उसने कई बार इन सब बातों को नकारा था। सास बहू के झगड़ों की भी वजह कई बार यही होती थी। नीलम के अकाट्य तर्कों से माँ के भीतर जमी धर्मभीरुता की काई हटी थी। धीरे धीरे माँ भी बदली था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने व्रत करना छोड़ा हो, पर रसोई की लक्ष्मण रेखा सहज विश्वास के सागर में विलीन होने लगी थी। कुछ व्रत माँ के साथ नीलम भी करती थी, जैसे जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और करवा चौथ आदि, पर उसने कभी इस तरह से नहीं किया। उसने हमेशा उसकी भावनाओं का साथ दिया है और कभी कभी तो उससे आगे बढ़कर भी। उसे नीलम का उससे आगे बढ़कर तरह तरह के प्रयोग करना अच्छा लगता था। कई बार वो उसे शैनेषु रंभा कहकर चिढ़ाता भी तो वो हंसकर कहती भी थी कि ईश धर्म, गृहस्थी का धर्म और शरीर का धर्म सब साथ साथ चलते हैं। उसने अपने दोस्तों से सुना भी था कि ये पत्नियां व्रत करके बहुत तरसाती हैं, और वो अपने भाग्य को सराहता कि नीलम ऐसी नहीं है। फिर इतने वर्ष बाद अचानक ऐसा क्यों? मेरी प्यारी नीलम, माँ में क्यों ढलने लगी? क्या करूं, माँ का दिल है, फिर बेटी इतनी दूर है। श्यामा ने बताया तो खुद को रोक न सकी। राकेश के विचारों की श्रृंखला तोड़ते हुए नीलम ने कहा। हालांकि कहने को तो उसने कह दिया, पर मन चीत्कार कर रहा था, अब राकेश के साथ मलाई कोफ्ते और पाइनएप्पल रायते के लंच का क्या होगा? घंटों मेहनत करके बनाओ, पर खाने को तो मिलेगा ठेंगा। तभी उसे याद आया कि शाम को पड़ोस की शर्मा आंटी के यहाँ लेडीज संगीत के लिए जाना है। शर्मा आंटी की पतोहू आई है, उसी की मुंह दिखाई होनी है। हंसी मजाक होगा, नाच गाना होगा और खाना पीना भी। उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, शाम तक की बात है, फिर तो जी भर के खाना मिल ही जाएगा। कर ले बेटा कर ले, नहीं तो ये मिस्टर हॉट तुझे घड़ी घड़ी तपाते ही रहेंगे। वो कमरे के बाहर जाने लगी। राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक उदासी भरी गहरी सांस की आवाज आई। अचानक उसे लगा कि इस सांस ने कई रेखाएं उनके बीच खींच दी हैं।